हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपका भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम है, DSSS भी एग्ज़ाम है, कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके अभी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हिस्ट्री में जो टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल, उससे रिलेटेड 1828 से लेकर 1856 तक का जितना भी जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है सब मैंने इस वीडियो में कवर करा है। सो प्लीज़ कवर करके जाना, इस वीडियो को देख के जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल 1828 से लेके 1856 के बीच में थे। इंडिया के क्या थे? जी। पहले तो हम बंगाल के पढ़ते थे, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के ये, बंगाल के वो। फिर हम पढ़ेंगे इंडिया के गवर्नर जनरल, इंडिया के वाइसराय। तो हम आज करने वाले हैं जी पढ़ेंगे इंडिया के। जी कौन? 18 से लेके 28 तक, 18 से 28 से 56 तक। स्टार्ट करते हैं। भारत के देखो, जो ये गवर्नर जनरल है ये बना कैसे? क्योंकि पहले तो हमारा बंगाल के चल रहे थे, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के जनरल, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब भारत का नाम कैसे आ गया? तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, उसको किस में चेंज कर दिया गया? इंडिया, यानी भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, याद हो जाएगा आपको 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल। जब ये एक्ट आया तो हमारा गवर्नर जनरल बन गए, हम किसके बन गए? इंडिया के। जी बन गए, जी इंडिया के। और पहला कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये एक अच्छा इंसान था, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में काम बताऊंगी इसने क्या क्या करा। बेंटिक था, बेंटिक, जैसे वो बेन 10 वाला आता है ना, उसको याद कर लो, बेंटिक। बहुत सारे बच्चों को पसंद है बेंटिक। ये क्या था? पहला भारत का जी था। कुछ देखो, कुछ नेम है जो कि भारत के जी थे। पहला बेंटिक था पहला। फिर था मैटकोफ, फिर था ओकलैंड, एलिनबरो। इसने ऐलान करा क्या। फिर था ये हार्ड लार्ड आया। फिर लास्ट में आया डल। कौन सा एल आया? डल। फिर आया डल होजी। पहले बेंटिक आया, फिर मैटकोफ आया, मैट आया, फिर ओकलैंड भी आ गया। फिर उसके बाद आया ऐलान कर दिया। बहुत ज़्यादा हार्ड था डल, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। पहला पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुछ भी एरे गहरे, कुछ भी बाहर की कोई बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये ईयर याद करना जरूरी है, क्योंकि मैंने किसी और का ईयर नहीं लिखा, सिर्फ डलहौजी और बेंटिक का ही लिखा है। 1828 जब वो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये आपको मैंने कराया ब्रह्म समाज की क्लास में। 1828 में ब्रह्म समाज का टाइम पीरियड में इसने क्या करा? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये कौन? बेंटिक। जो बेन 10 आता है ना, वो बेंटिक बना। ठीक है, इसने, ये जो अच्छा इंसान मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसने जो सती प्रथा का समाप्त कर दिया। किसकी हेल्प से? जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, उसकी हेल्प से। क्योंकि सती प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे राजा राम राय, तो इसकी हेल्प से क्या कर दिया? जो बेंटिक था, इसने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही थी। इसीलिए ये अच्छा इंसान रहा, अच्छा इंसान कह सकते हैं हम लोग। इसने अच्छे अच्छे काम करे, सती प्रथा को समाप्त कर दिया। किसकी हेल्प से? 1829 में राजा राम मोहन की हेल्प से। ठगी प्रथा को भी ख़त्म कर दिया। शिशु, जो छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती है, उसको को भी बैन कर दिया। ये भी अच्छा काम करा इसने। इसीलिए बोल रही हूँ, जो बैन है, बैन, इसने बहुत सारी चीज़ें बेंटिक कर दी, बेंटिक कर दी इसने। नेक्स्ट है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। इसने क्या करा? कलकत्ता में जो मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, अब ये कलकत्ता वाला केस भी चल रहा है, रेप केस, बहुत बुरा हुआ उस लड़के के साथ। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835। तो कलकत्ता मेडिकल कोई भूल सकता है? अभी करंट में यही न्यूज़ सबसे ज़्यादा चल रही है। 1835 में, 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता ऐसे नहीं लिखते, सी,
कैलकटा मेडिकल कॉलेज। मैकाले की मदद से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जैसे अब हम स्कूल में दो पार्टीशन में, एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, एक इंग्लिश, पर जब मैकाले की मदद से इन्होंने क्या करा कि पूरे स्कूल में ना इंग्लिश मीडियम लागू कर दिया। शिक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी, इंग्लिश में शिक्षा दी जाती थी। ये मैकाले की मदद से करा। ये अच्छा नहीं था, लेकिन जो हिंदी वाले लोग हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। सती प्रथा को समाप्त कर दिया। याद कैसे करोगे? सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया, छोटे बच्चों की हत्या पर बैन लगा दिया और कॉलेज की स्थापना करी कलकत्ता में। मैकाले की मदद से इंग्लिश से शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए फोर्स किया गया। मदद करी मैकाले ने। किसने मदद करी? मैकाले ने। याद रहेगा, बेंटिक याद रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चार्ल्स मैटकोफ। ये तो एक ही इसने काम करा, अच्छा काम करा ये भी। भारतीय प्रेस को मुक्ति दे दी। जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, उसको मुक्ति दे दी। भाई तुम स्वतंत्र हो तो किसी के भी नियंत्रण में नहीं हो, तुम आज़ाद हो, तुम्हें जो न्यूज़ दिखानी है, जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो सही लगता है वो तुम करो। ये मैटकोफ इसने कट कर दिया। इसने जो मैटकोफ, ये उसके ऊपर कोई कंट्रोल था, इसने कट कर दिया। मैटकोफ इसने कट कर दिया। मैटकोफ प्रेस मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता। 1 साल के लिए रहा 35-36 में, तो एक ही काम करेगा 1 साल में, 1 साल। मैटकोफ याद हो जाएगा। प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? मैटकोफ। मैटकोफ। इसने क्या मैट करा? इसने क्या काम करा? मैटकोफ। इसने क्या कोफ करा? मैटकोफ प्रेस को मुक्ति दे दी। नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड ओकलैंड। ओक, आ से ओकलैंड, आ से अफगान का युद्ध हो रहा था इसके टाइम पीरियड में। ये लैंड ओकलैंड, अफगान का युद्ध होने लग रहा है। यहाँ पे लड़ाई चल रही है अफगानियों की। अफगानों का युद्ध किसके टाइम पे? ओकलैंड। लैंड पे ये युद्ध चल रहा है, और इसके अलावा इसने एक और काम करा। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवा दी। टूटे फूटे रोड इसने मरम्मत करवा दी। सही करा इसने ये काम। तो जो लैंड पे ही होते हैं टूटे फूटे रोड, ओकलैंड ने इसने ये काम भी कर दिया। हाँ, इसने ये काम भी कर दिया। इसने लैंड पे काम करवाया। लैंड पे इसके टाइम पे अफगानियों का युद्ध हो रहा था। ए से अफगान, ए से ओकलैंड, इसका युद्ध चल रहा है। और कलकत्ता से दिल्ली, कैलकटा, उस टाइम पे कैलकटा, दिल्ली, उसमें जो रोड थे, ये रोड है हमारे, इसकी क्या मरम्मत करवा दी। अच्छे रोड बनवा दिए। लैंड पे रोड बनते हैं, इसीलिए याद रहेगा। एलन बोरो इसने कुछ ऐलान करे, याद रखने हैं। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसने जो सिंध थी ना, SIND, सिंध, जो ये सिंध, इसने ऐलान करा कि जो सिंधु है ना, सिंध, उसको हम ब्रिटिश में मिला लेंगे। इसको एस को देखो, हम ये ब्रिटिश वैन डायग्राम पढ़ते हो ना, इसने इसके अंदर मिला लिया। इसने ये ऐलान करा। दास प्रथा का उन्मूलन करा, दास प्रथा को समाप्त करा। इसके टाइम पीरियड में ऐलान करा इसने दास प्रथा। कोई किसी का दास नहीं रहेगा, सब स्वतंत्र है, कोई किसी का दास नहीं है, कोई किसी के अंडर नहीं है। ठीक है, ये इसने ऐलान करे। 3 ऐलान करे इसने। और इसके टाइम पीरियड में ना, ये UPSC के इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि रविवार लिखो, रविवार के छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई थी। एलन ब्रो के टाइम पीरियड में हुआ था। और ये याद रखना है। ऐलान कर दिया कि इस पूरे 7 दिन में से एक दिन संडे को छुट्टी मिलेगी। ऐलान करा, बहुत अच्छा ऐलान करा ये। और दास प्रथा को नहीं, भाई दास, कोई किसी का दास नहीं है, कोई अपने स्वतंत्र हो, अच्छे से काम करो। लेकिन जो सिंध है ना, सिंध, इसने क्या करा? इसको ब्रिटिश में मिला लिया। याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। जो सिख वाला युद्ध है, जो सिख लोगों का युद्ध है, वो 1803 में भी हुआ था एक, जिसमें अमृतसर की संधि हुई थी, है ना। और 1845 में भी ये वाला देखो, सिखों का युद्ध फिर से आ गया। तो ये हार्ड याद कर लो, पंजाबी हार्ड। पंजाब वाला क्या था? सिख जो लोग थे उनके साथ युद्ध हुआ। यह बहुत हार्ड डिसीजन था कि भाई सिख लोगों के साथ, वो तो बहुत ज़्यादा मारकाट, तलवार लेके तो वो वैसे घूमते हैं,
तो आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। इस चीज़ को बुरा मत लगाना, ठीक है। ये बस ये ट्रिक है याद कराने के लिए आपको। और इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो तलवार लेके घूम रहे, इन्होंने कहा करे कोई किसी का वध नहीं करेगा, नर की बलि कोई नहीं देगा, कोई किसी इंसान को मारेगा नहीं। तो नर की बलि भी नहीं देंगे और जो सिख लोग हैं उनसे एक साथ युद्ध भी लड़ेंगे। ये डिसीजन जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। सबसे हार्ड डिसीजन क्या है, किसी इंसान को मार देना, ये बहुत गलत बात है, इसीलिए ये हार्ड था। नर बलि सबसे अच्छा, नर बलि काम ये इसने बंद करवा दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड डलहौजी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला ये टॉपिक है। लॉर्ड डलहौजी सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लिए हमेशा पूछा जाता है वो है इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। और इसको एक और नाम दिया गया है शांतिपूर्ण विलय की नीति, जो कि शांतिपूर्ण लगता भी नहीं है। ये तीनों नाम है इस चीज़ के। इसने एक सिद्धांत दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, शांतिपूर्ण विलय की नीति, व्यपगत का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग क्या होता, जो इंग्लिश लोगों ने जिस राज्य राजवंश का जो डेवलपमेंट किया है उसमें जो उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। उसमें जो आगे उत्तराधिकारी बनेगा वो इंग्लिश वाले लोग ही बन सकते हैं, उनका ये कहना था। उन्होंने क्या करा, ये जो राज्य राजवंश जो भी था ये इन्होंने अपने अंडर ले लिया। अब ये लोग आगे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे, इनको कोई राइट्स नहीं है। जो हिंदुस्तान में ये सारे जो भी राजवंश है, जो छोटे राजवंश है, राज्य है, इनके ऊपर कंट्रोल किसका, इंग्लिश का। इनके उत्तराधिकारी इनके सन नहीं बनेंगे, इंग्लिश वालों के बनेंगे अब। तो ये सारी थी इसकी नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब यही था, जो भी इंग्लिश लोगों, ब्रिटिश लोगों की हेल्प से जो भी डेवलप हुआ है उसमें जो उत्तराधिकारी बनेगा वो इंग्लिश पीपल ही बना, वो अपने ही बंदे बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये नीति की गई थी, शांतिपूर्ण विलय नीति। इसके अकॉर्डिंग जब ये नीति हुई, इसने बोला सतारा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सतारा, बहुत बार पेपर में पूछा गया। ये जो सतारा है ना, ये जो सतारा 1848 में सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसको मिलाया गया, इसमें विलय किया गया डलहौजी के उसमें, अंग्रेजी उस शासन में इसको विलय कर लिया गया कि भाई तू हमारे अंडर है, तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होएगा, हम बनेंगे, हम अपना कोई उत्तराधिकारी रखेंगे। तो 17 में ये हुआ था। 17 किसके अंदर चला गया, व्यपगत के सिद्धांत के अकॉर्डिंग रूल करेगा भी ये। सबसे पहला 17 याद रखना है। नेक्स्ट है जयपुर और संबलपुर 1849, 1850 में बघाट, झांसी 1853-54 में, 53-54 में। सबसे इम्पोर्टेंट तुम 17 याद रखना। 1848 में सबसे पहला राज्य था जो व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या शांतिपूर्ण विलय नीति के अकॉर्डिंग इनके अंडर आया था, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इनाम आयोग, कमीशन आयोग मीन्स कमीशन। इनाम आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में क्या होता था, जो गरीब लोग होते जिनके पास खेती बाड़ी होती, जिनकी अपने पास ज़मीन होती थी, उनको कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट कर देते थे, कुछ भी थोड़ा बहुत इनाम दे देते थे। उनका जो लेकिन जो ज़मीन है वो अपने हथिया लेते थे वो लोग, है ना। ये एक जाल था, इनाम दे के छोटा मोटा उनसे उनकी ज़मीन हथिया लेते थे, समझ गए। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। जो सबसे ऊपर यहाँ पे शिमला है ना, शिमला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये यहाँ पे ऐसे है ना, ये हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यहाँ पे है शिमला। इसमें इन्होंने सेना बना दी, आर्मी बना दी, क्योंकि इधर चाइना वाले इधर साइड में, ठीक है। शिमला तोप खाने का मुख्यालय, देखो इन्होंने बहुत सारे मुख्यालय हेडक्वार्टर चेंज कर दिए इधर से उधर। मुख्यालय शिमला ले गए, सेना को कहाँ ले गए, शिमला में। शहर से शिमला, शहर से सेना। और तोप खाने, जो ये तोप खाने वाली गाड़ी होती है ना इनकी, तोप खाने वाली गाड़ी जूं करके वो वहाँ से बेल्ट करके चलती है, जो वो तोप खाने फेंकने वाली कोलकाता से मेरठ ले गए। मेरठ में तो वो हुई थी ना क्रांति, थोड़ी देर पहले ही हमने वीडियो पढ़ी है। कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया गया, कोलकाता से मेरठ में ले गए, क्योंकि वहाँ पे 1857 की क्रांति हुई, इसीलिए। समझ गए, याद रहेगा। 1857 की क्रांति देखने के लिए वो वीडियो देख लेना आप, इम्पोर्टेंट, उसमें सब सारी चीज़ें कवर की गई, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखिए
तोपखाने का मुख्यालय कर दिया कोलकाता से मेरठ में। और उसके अलावा 1854 1854 को याद कर लो, वुड डिस्पैच को लागू किया गया। जो ये वुड डिस्पैच ना, ये कई बार आता है। ये वुड डिस्पैच किसके लिए है, क्यों लागू किया गया, किस पर्पज से लागू किया गया, इसका क्या इंटेंशन था। वुड डिस्पैच मतलब क्या, शिक्षा संबंधित सुधार, भाई एजुकेशन में सुधार करना है, उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच डिस्पैच किया गया किसके लिए, शिक्षा एजुकेशन में सुधार लाने के लिए। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये पॉलिसी आई थी 1857 में। कोलकाता, मद्रास और मुंबई, जो भी ये रियासतें थी, ये तीन ही थी मेन, तो ये तीन थी, कोलकाता मद्रास मुंबई, कोलकाता मद्रास मुंबई, कोलकाता मद्रास मुंबई। इसमें एक विश्वविद्यालय बना दिया, एक इसमें विश्वविद्यालय बना दिया। कोलकाता में तो हाई कोर्ट भी बनाया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी किया। डाक टिकट, ये टिकट होती है, इसको पहले छोटी टिकट लगी होती है, इसको शुरू कर दिया। भाई डाक भेजेंगे अब हम लोग, डाक आया, डलहौजी ने भेजा था। ये हमारा डाकिया किसने भेजा था, डलहौजी ने, याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब किसने करवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने करवाई थी। पहली बार भारत में सार्वजनिक निर्माण, याद रहेगा, सार्वजनिक निर्माण किसने, 1854 में फिर आ गया लोक सेवा आयोग विभाग की स्थापना की गई। वुड डिस्पैच, देखो एजुकेशन से रिलेटेड है। 1854 में वुड डिस्पैच एजुकेशन से, इसमें भी एजुकेशन है। जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है 1854 में, इसी ने स्थापना करवाई थी इसकी। यूपीएससी वाला एग्ज़ाम हम दे के आते हैं, पीएससी दे के आते हैं, यूपीएससी, ये सारी चीज़ें है ना, ये एग्ज़ाम दे के आते हैं पीएससी और ये यूपीएससी और पीसीएस है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले। कोलकाता और आगरा के बीच में एक और काम करा इसने, तार चलवा दी, तार सेवा, पहली बार तार सेवा कोलकाता और आगरा के बीच में। देखो आगरा ही आगरा घूम रहा है सारे जगह, यूपी वाले थे। कोलकाता से मेरठ, कोलकाता और आगरा के बीच में चला दी है ना। इनको कुछ ना कुछ भनक लग गई थी अंग्रेजों को, 1857 की क्रांति होने वाली है, उससे पहले डलहौजी के जितने भी काम थे वो उसी से रिलेटेड थे। ये तार सेवा भी वहाँ बेचती, डाक ये लोक सेवा को एजुकेशन में लगा दिया, एक विश्वविद्यालय बना दिया, डाक भी बेच दी, इधर उधर डाक बेचेंगे भाई युद्ध होने से पहले ही, याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का जनक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। इसने ट्रेन चलवाई थी पहली, ये हमारी ट्रेन है, ये चल रही है छक 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 छक। 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक चलाई गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोनों, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले ट्रेन कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली, किसने चलवाई, ये 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा की उम्र, इसने एज भी चेंज कर दी, जो यूपीएससी पीसीएस जो थे उसकी उम्र कर दी 23 साल। अभी तो हम 18 साल के कुछ सोचते कि भाई मतलब 12th पास करते हैं तो भाई यूपीएससी देंगे, उसका एग्ज़ाम क्रैक करना है, आईएएस आईपीएस बनना है, लेकिन इसमें एज ही 23 कर दी, एज ही कितनी कर दी, 23। 1863 में लंदन में एक सिविल परीक्षा हुई, उसमें जो हमारा ये भारत का एक बंदा है सत्येंद्र, सत्य की जीत हुई, इसने सफलता प्राप्त कर ली यूपीएससी में, और ये पहला भारतीय यूपीएससी क्लियर करने वाला, सिविल सेवा परीक्षा में पास होने वाला। कौन से, देखो इतने पुराने टाइम में 1863 में, कितना कुछ उस टाइम पे, क्या पता क्या आया होगा ना, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी इसने बंदे ने क्रैक कर, क्योंकि सत्य इसके नाम में है, तो इसीलिए। देखो अब डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोका। देखो नरबली हमने उसमें भी पढ़ा था, हार्डिंग वाले में को रोकने का प्रयास करा, उसने तो रोक ही दी थी। जो हार्डिंग था उसने तो समाप्त कर ही दी, भाई नर पे कोई वो नहीं करेगा, कोई वार नहीं करेगा। और ये जो तलवारें किसने बनाई थी, सिख युद्ध हुआ था
याद रहेगा 1843 में नरबली पे भी रोक लगाई थी भाई, क्यों किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी इंसान की हत्या नहीं करेगा, अच्छे अच्छे काम करेंगे, ट्रेन चलाएंगे, डाक चलाएंगे, तार सेवा चलाएंगे, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लेंगे, वुड डिस्पैच करवाएंगे, ये सारे अच्छे अच्छे काम करवाए। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड मतलब बस एजुकेशन वाले काम। और एक वो ज़मीन हड़पने वाला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी है? डलहौजी, डलहौजी डॉक्ट्रॉइड, ये डॉक्टर बनाएगा भाई, पढ़ा लिखा के इसने एजुकेशन में सुधार करा क्योंकि डॉक्टर बनाएगा, और डॉक्टर बनाएगा तो किसी की ज़मीन हड़पेगा, इसने इसके ज़मीन हड़प ली, अपना उत्तराधिकारी रख लिया, ये सारे इसकी चालें थी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूथ नीड। थैंक यू।